इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने आर्यों के आर्थिक जीवन शैली के बारे में स्टडी किया था। तो आइए आज हम लोग ऋग वैदिक काल में आर्यों के राजनीतिक संगठन का स्टडी करते हैं। ऋग वैदिक काल का राजनीतिक ढांचा आरोही क्रम में है। ऋग वैदिक काल के राजनीतिक ढांचा कैसा है? आरोही क्रम में। कुल, ग्राम, विशस, जन, राष्ट्र। कुल, ग्राम, विशस, जन, राष्ट्र। कुल सबसे बड़ा और राष्ट्र सबसे छोटा है। इस तरह से आपको दर्शाया गया है आरोही क्रम में। जनपति, राजा। जनपति को क्या बोला जाता था? राजा। और इनका इकाई जन था और बीसों का समूह था। बीसपति, बीस या वंश, ग्रामों का समूह था। बीसपति क्या था? ग्रामों का समूह था। और जनपति यानी कि राजा बीसों का समूह था। और ग्रामीण आपका गांव, ग्राम, परिवारों का समूह था। ग्रामीण क्या था? परिवारों का समूह। कुलप, कुल या परिवार। कुलप एक ही रक्त के लोगों का समूह था। कुलप क्या था? एक ही रक्त का लोगों का समूह था। बृहत्तम इकाई जन व जबकि लघुतम इकाई कुल या परिवार था। सबसे बड़ा इकाई क्या था? जन था, लेकिन सबसे छोटा इकाई आपका कुल या परिवार था। ऋग्वैदिक काल में समाज कबीले के रूप में संगठित था, जिसे जन भी कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में समाज कबीले के रूप में संगठित था, जिसे जन भी कहा जाता था। जन का प्रशासन कबीले का मुखिया या प्रधान करता था। जन का प्रशासक कबीले का मुखिया या प्रधान करता था, जिसे राजन अर्थात राजा कहा जाता था। जन का प्रशासन कबीले का मुखिया यानी कि प्रधान करता था। जन का प्रशासन कौन करता था? मुखिया या प्रधान करता था, और उस समय उसे राजन या राजा कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल तक राजा वंशानुगत हो जाता था। उत्तर वैदिक काल तक राजा वंश वंशानुगत हो जाता है। राजा कबीलों से सलाह से लेता है। राजा कबीलों से सलाह लेता है। राजा किससे सलाह लेता है? कबीलों से। राजा की सहायता हेतु पुरोहित, सेनानी एवं ग्रामीण नामक प्रमुख अधिकारी करते थे। राजा की सहायता हेतु पुरोहित, सेनानी एवं ग्रामीण नामक प्रमुख अधिकारी करते थे। ऋग्वेद में सभा, समिति, विद्या और रण जैसे कई कबीलाई आधारित जन समूह का उल्लेख है। ऋग्वेद में सभा, समिति, विद्या और गण जैसे कई कबीलाई आधारित जन समूह का उल्लेख है, जो विचार विमर्श व सामरिक और धार्मिक आयोजन भी करते थे। राजा का मुख्य कर्तव्य मवेशियों की रक्षा करना। राजा की मुख्य कर्तव्य मवेशियों की रक्षा करना, कबीलों की रक्षा के लिए युद्ध करना तथा धान के लिए कबीलों की ओर से प्रार्थना करना। इसके बदले में प्रजा राजा को स्वैच्छिक कर के रूप में बलि देती थी। इसके बदले में प्रजा राजा को स्वैच्छिक कर के रूप में बलि देती थी। उत्तर वैदिक काल में अनिवार्य हो गया था। उत्तर वैदिक काल में ये चीजें जितने भी थे अनिवार्य हो गया था। राजा के आपका क्या काम था? मवेशियों की रक्षा करना, कबीलों की रक्षा करना और धान के लिए यानी कि कबीलों की ओर प्रार्थना करना। और इसके बदले में राजा को स्वैच्छिक कर के रूप में देते थे। उत्तर वैदिक काल में ये जितने भी कर्तव्य था अनिवार्य हो गया था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में राजा से राष्ट्र की रक्षा करने को कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में राजा से राष्ट्र की रक्षा करने को कहा गया है। ऋग्वैदिक काल में राजा का चुनाव करने की वजह से अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ऋग्वेद काल में राजा का चुनाव करने की वजह से, इसके वजह से आपके चुनाव करने की वजह से
अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। किसमें कहा गया है? अथर्ववेद में। किसके लिए कहा गया है? राजा के चुनाव कराने के लिए। किसको किसको कहा गया? सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आपका क्वेश्चन निकल सकता है। आइए हम लोग सभा के बारे में स्टडी करते हैं, आर्यों की सभा के बारे में। सभा की उत्पत्ति ऋग्वेद के उत्तर काल में हुई। सभा की उत्पत्ति कब हुई? ऋग्वेद के उत्तर काल में हुई। ऋग्वेद में 8 बार सभा की चर्चा की गई है। ऋग्वेद में सभा शब्द कितने बार आया है? 8 बार आया है। यह युद्ध यानी कि बुद्ध एवं अभिजात, बुद्ध मतलब श्रेष्ठ, एवं बुद्ध में क्या होता है? आपका श्रेष्ठ, अभिजात यानी कि सम्राट, लोगों की संस्था थी। सभा कैसी संस्था थी? श्रेष्ठ और सम्राट की लोगों की सभा थी। यह समिति की अपेक्षा छोटी थी। यह समिति सी सभा जो थी समिति से छोटा थी। सभा में पुरुष सदस्यों के लिए सभ्य शब्द तथा स्त्री सदस्यों के लिए सभावती शब्द का प्रयुक्त हुआ है। पुरुष शब्द के लिए सभा में यूज होता था सभ्य शब्द, और स्त्री शब्द के लिए सभावती। इसका अध्यक्ष सभापति, मतलब सभा के अध्यक्ष कौन होता था? सभापति होता था। सभा का प्रमुख कार्य न्याय प्रदान करना था। सभा का प्रमुख कार्य क्या था? न्याय प्रदान करना था। समिति, ऋग्वेद में समिति का उल्लेख 9 बार हुआ है। ऋग्वेद में समिति का उल्लेख कितने बार हुआ है? 9 बार हुआ है। यह एक आम जनप्रतिनिधि सभा यानी कि केंद्रीय राजनीतिक थी। समिति कैसा था? यह एक आम जनप्रतिनिधि सभा थी। इस समिति के अध्यक्ष कुपति या ईशान कहा जाता था। समिति का अध्यक्ष को क्या बोला जाता था? कुपति या ईशान। समिति में राजकीय विषय पर चर्चा होती थी। समिति में राजकीय विषय पर चर्चा होती थी तथा आपसी सहमति से निर्णय होता था। समिति का मुख्य कार्य राजा का निर्वाचन कराना था। समिति का मुख्य कार्य क्या था? राजा का निर्वाचन कराना और उस पर नियंत्रण रखना था। विद्वत, विद्वत आपका यह आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी। विद्वत क्या थी? आर्यों की सबसे प्राचीन सब संस्था थी। इसे जनसभा भी कहा जाता था। विद्वत को क्या कहा जाता था? जनसभा। ऋग्वेद में विद्वत शब्द का उल्लेख 122 बार आया हुआ है। ऋग्वेद में विद्वत शब्द का उल्लेख कितने बार आया है? 122 बार। राथ के अनुसार विद्वत संस्था सैनिक, असैनिक तथा धार्मिक कार्यों में संबद्ध थी। राथ के अनुसार विद्वत संस्था सैनिक, असैनिक तथा धार्मिक कार्यों से संबंध थी। ऋग्वैदिक काल की सभा और विद्वत में स्त्रियां भी भाग लेती थी। ऋग्वैदिक काल की सभा और विद्वत में स्त्रियां भी भाग लेती थी। इस प्रकार सभा, समिति, विद्वत वैदिक राजतंत्र में सहायक के रूप में काम करती थी। उत्तर वैदिक काल में यह संस्था लुप्त हो गई। उत्तर वैदिक काल में यह जो भी संस्था थी, सभा, समिति, विद्वत, क्या हुआ? खत्म हो गया, यानी कि लुप्त हो गया। प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुरोहित था। प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन था? पुरोहित था। ऋग्वैदिक काल में जिन दो पुरोहित ने प्रमुख भूमिका निभाई वे वशिष्ठ और विश्वामित्र थे। ऋग्वैदिक काल में जिन दो पुरोहितों ने प्रमुख भूमिका निभाई वे वशिष्ठ और विश्वामित्र थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी और विश्वामित्र उदारवादी थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी और विश्वामित्र उदारवादी थे। विश्वामित्र ने आर्यों की समृद्धि के लिए गायत्री मंत्र की रचना की। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने। पुरोहित के पश्चात सेनानी या सेना प्रमुख पद होता था। पुरोहित के पश्चात सेनानी या सेना प्रमुख पद होता था, जो भाला, कुल्हाड़ी, तलवार आदि जैसे शस्त्र चलाना जानता था।
राजा किसी अस्थायी सैन्य बल का निर्माण नहीं करते थे। राजा किसी अस्थायी सैन्य बल का निर्माण नहीं करते थे। युद्ध के समय विभिन्न कबीलाई समूहों द्वारा सेना संगठित होती थी, जिन्हें व्रत, गढ़, ग्राम, श्रद्धा कहा जाता था। ऋग्वेद में युद्ध प्रायः धनुष बाणों से होती थी। ऋग्वेद में युद्ध प्रायः धनुष बाणों से होता था। ऋग्वेद में पूरब पूर्वपथ ऋषु का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में पूर्वपथ ऋषु का उल्लेख हुआ है, जो प्रायः दुर्गों को गिराने के लिए एक यंत्र है। बड़े बड़े जो दुर्ग होते थे, किससे गिराया जाता था? पूर्वपथ ऋषु। जिस तरह आज बुलडोजर से गिराया जाता है। बड़े पैमाने पर भूमि या कृषि युद्ध भूमि के प्रधान को बृहस्पति कहा जाता था। बड़े पैमाने पर भूमि या कृषि युद्ध भूमि के प्रधान को बृहस्पति कहा जाता था। परिवारों के प्रधान को कुलप, छोटे कबीलाए समुदाय को ग्राम कहा जाता था तथा ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था। परिवारों के प्रधान को कुलप, छोटे कबीलाई समुदाय को ग्राम तथा ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था। अस्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाली एक गुप्तचर संस्था होती थी। आर्यों के समय अस्पष्ट क्या थी? गुप्तचर संस्था थी, जनता की गतिविधियों को देखने के लिए। दूत समय समय पर संधि विग्रह के प्रस्तावों को लेकर राजा के पास जाता था। संधि विग्रह के प्रस्तावों को लेकर राजा के पास कौन जाता था? दूत जाता था। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आर्यों की कबीला एवं परिवार। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो कर ले, ताकि जैसे अगला वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।